So today we are going to start the expression of kinetic energy by calculus method. तो कैलकुलस मेथड बोले तो जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ यूज होना होता है उसको हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं. सो उससे हम डेराइव करने वाले हैं लेट्स सपोज क्या काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और आप इसको चाहो तो स्टार्टिंग पे ही रेस्ट पर मान सकते हो पॉइंट A पर, और इसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा F, और इस वजह से इस F फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हुआ. सो लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट हैज बीन एक्सेलरेटेड एंड इट हैज मूव्ड एंड took the displacement of A to B of S. ठीक है, यहां पर आ गया, and due to this force its velocity has changed to u is equals to 0 to v, and we need to derive its expression by calculus method. तो हम calculus method में क्या करते हैं कि हम calculus का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट वर्डिंग फॉर्मूले से देखें तो किस चीज को बताता है, इंस्टेंटेनियस चीजों को. ठीक है, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाय dt, तो वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, इंस्टेंटेनियस. ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt, तो वो एक्सेलरेशन कौन सा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इसको इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमने क्या बोला, मान लिया इन बिटवीन कहीं पर ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, यहां पर भी F फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से इसके अंदर एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से ये यहां से यहां आ गया, और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया, बहुत छोटा सा, उसको हमने बोल दिया ds वेक्टर, इस f वेक्टर के कारण, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है. सो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स के कारण, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा. अगर वर्क परफॉर्म किया है फोर्स के कारण, डिस्प्लेसमेंट होने के कारण, तो उस वर्क को फाइंड कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, पूरी मोशन को, A से B तक की मोशन को इसी तरह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds की टर्म्स में ब्रेक करते जाएंगे, और हर एक ds डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क परफॉर्म करना पड़ा ड्यू टू दिस कांस्टेंट फोर्स, उसको फाइंड करते जाएंगे. जो वर्क डन निकलेगा वो अभी बहुत स्मॉल ही होगा, क्योंकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में छोटा सा वर्क डन. ऐसे हर एक वर्क डन यहां पर सभी जगह के डिस्प्लेसमेंट्स को हम क्या करते जाएंगे, सभी जगह के डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फाइंड करते जाएंगे और उनको ऐड कर देंगे. अब ऐड करने के दो मेथड होते हैं, यानी कि हमने dw इसके लिए फाइंड करना है, तो ऐसे dw1, dw2, dw3 इनको A से B तक फाइंड करेंगे. तो ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो समेशन यूज करते हैं, है ना, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू तक, या इंटीग्रेशन यूज करते हैं. समेशन हम सिग्मा सिंबल तब यूज करते हैं जब डिस्क्रीट एडिशन हो, जैसे एक बार यहां हो गया, फिर यहां हो गया, बीच वाली जगह छोड़ दी, तो एक तरह से कोई सिस्टमैटिक फ्लो तो हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं. अब यहां पे आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो बीच में गैप आते जा रहे हैं, जैसे 2 पर, 4 पर, 6 पर, तो 3 लिया ही नहीं काउंटिंग में, 5 लिया ही नहीं, तो समेशन यूज करना है. ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल कंटिन्यूअस एडिशन हो तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर, अगर ऐसे में छोटे स्मॉल वर्क डन निकालता जाऊं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वो सभी के सभी कंटिन्यूएशन में लूं, तो मुझे टोटल वर्क डन कैसे मिल जाएगा, उन सभी छोटे स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, A से B तक. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक. वेलोसिटी की टर्म्स में देखोगे u से v तक. u का आप इनिशियली अगर 0 मान रहे हो तो u की वैल्यू लिख दोगे 0 टू v. तो ये हमारा इसका बेसिक एम है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो अब थ्योरी तो समझा ही दी है मैंने आपको, तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर स्मॉल, ये सब कुछ लिखने के बाद कि let's suppose in between the object has been displayed by very infinitesimally small displacement ds vector due to the constant force which is acting, and where force and displacement are along same direction, that is theta is equals to 0. Then for a small displacement
for small displacement ds, vector, the work done due to force F vector is given by the small work done. यहां भी small लगा देते हैं. For small displacement, the small work done due to the force F vector is given by, है ना, along the same direction, along the theta is equals to 0. ये लिख दिया. Given by क्या? dw is equals to F vector dot ds vector is equals to magnitude of F, magnitude of ds. लिखने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका ऐसे F ds, या फिर बिना वेक्टर के लिखोगे तो डायरेक्ट F ds cos 0 बोले तो F ds. तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन क्या गया? dw is equals to F ds. इसको बोल दी साहब हमने इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पता है कि फोर्स एक m मास पे लगता है, तो m मास पे जब भी कोई फोर्स लगेगा जिसके कारण मोशन हो, तो वो मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है. फोर्स लगने के कारण हमेशा एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा. सो सिंस वी नो दैट हियर F इज इक्वल्स टू ma, और ये तो हमने कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट लिया है, तो यहां पर a क्या होना चाहिए? dv बाय dt. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. सो बाय 2 इंटू 1, 2 से 1 में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो व्हाट डू वी गेट? dw इज इक्वल्स टू m dv अपॉन dt इंटू ds. ठीक है. ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा अगर हम तमीज से लिख दें, यानी कि अरेंज कर दें, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dv इंटू ds बाई dt. और ds बाई dt कुछ होता है क्या? क्या कुछ होता है? इसको देख के कुछ होना चाहिए आपको. क्या होता है ds बाई dt? वेलोसिटी. वेरी गुड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो क्या बन जाएगा? m dv इंटू v. अब इसको थोड़ा सा और तमीज से करके लिख लें तो mv dv. ये हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल वर्क डन. ये मैंने v की टर्म्स में क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है मेरा एम है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना, और इसमें मैं ऐसा कुछ करूं कि वेलोसिटी, मुझे पता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मेरे पास वेलोसिटी की लिमिट है कि u इज इक्वल टू 0 रख सकता हूं, u से v रख सकता हूं. तो वेरिएबल जब मैं यहां पे लेकर आऊं तो वो किसकी टर्म्स में लेके आऊं? वेलोसिटी की टर्म्स में, ताकि इंटीग्रेशन जब करना पड़े तो उसमें लिमिट डायरेक्टली किसकी रखी जा सके? वेलोसिटी की. तो नाउ हेंस द टोटल वर्क डन from A to B, that is when velocity changes from u to v, और u को हमने कितना बोल दिया? 0 to v. u is equals to 0 to v is equals to v, या u to v, आप ये ले सकते हो. ठीक है. तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? is given the total work done from A to B when velocity changes from u to v is given by capital W is equals to integration of small work done, और small work done कितना है? m v dv. यहां वेरिएबल कौन? dv, वेलोसिटी की टर्म्स में वेरिएबल. तो लिमिट किसकी रखनी है? u से v, वेलोसिटी की रखनी है. u हमको बोल रखा है 0. आप चाहो तो v को v बोल सकते हो यहां पे, और चाहो तो u और v रख सकते हो, बाद में u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है. अच्छा साहब, तो यहां पर अगर देखूं मैं इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इसमें कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? जो d के साथ होता है. d के साथ है v, तो v वेरिएबल है, तो ये v भी वेरिएबल होगा.
इसका मतलब कांस्टेंट सिर्फ कौन रहा, मास। मास को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, तो हमें W क्या मिल जाएगा, mv dv, है ना। इनसे घबराना नहीं है, लिमिट से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, सिंपल है ना। u इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब फिर से इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास x की पावर n dx हो तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब तो मतलब रट जाना चाहिए, अगर x dx हो तो डायरेक्टली x²/2, क्योंकि यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, 1। तो ऐसे v dv का आंसर क्या मिल जाएगा, v²/2। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, m v²/2 लिमिट u से v, u की वैल्यू 0 ले रखिए। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, वो बाहर आ जाएगी, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो u से v, u इज इक्वल टू 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन, v, v को किस जगह पे रिप्लेस करना है, v की जगह पे, वेरिएबल कौन है, v। तो अपर लिमिट एक बार पहले v की जगह v रखेंगे, फिर दूसरी बार u रखेंगे, और u की वैल्यू कितनी ले रहे हो आप, 0। तो यहां पर ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा रब कर दिया जाए, तो हमें मिला सब w इज इक्वल टू m/2, बोले तो हाफ m, अपर लिमिट v की जगह v उसका स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और u स्क्वायर कितना चल रहा है, 0, तो 0 का स्क्वायर हमें मिल गया साहब w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क डन विल गेट स्टोर और will appear in terms of its kinetic energy, hence W is equals to या K is equals to W is equals to half mv square, ठीक है। This work done will appear in terms of kinetic energy of moving object. So that was the expression of kinetic energy, ठीक है। How many of you understood it properly by this calculus method? So let's start now work energy theorem by calculus method, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली किया था। अब इसी मेथड को यूज करके, कैलकुलस मेथड को यूज करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम ऑब्टेन करने वाले हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि whatever amount of work is being done to bring the object in motion or for a moving object or to change its motion, then the change in kinetic energy will be equal to the amount of work done being performed on that object. जो भी वर्क डन परफॉर्म किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट पर जिसके कारण उसकी मोशन चेंज हो जाए, उस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। दैट इज द एम, दैट इज वी नीड टू प्रूव फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ये बस डायग्राम बनाते ही ये पूरा खत्म हो गया। लेट्स सपोज इनिशियली एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग with some initial velocity u and some force is being applied on it. Now this force can be variable force, this can be constant force, doesn't matter at all. बस इतना सा हमने बोल दिया कि right now it is, for simplicity, right now it is the motion and force will be in along the same direction, that means theta is equals to 0. तो जो भी displacements आएंगे वो भी same direction के along होंगे। तो हमने बोल दिया इस वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स के कारण इसमें एक इसकी मोशन में चेंज हो गई, मोशन चेंज हो गई मतलब इसकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होते ही काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई, ठीक है। तो हमने बोला थीटा 0 है, तो हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि लेट्स सपोज इन बिटवीन कहीं था पॉइंट पी पर और उस दौरान जो भी एक फोर्स लगा उसके कारण इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया ds का, और ये P से Q तक आ गया और इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर ट्रेवल कर लिया। तो इस यहां से यहां तक में जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन परफॉर्म करना होगा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ये वर्क डन भी स्मॉल होगा dw। तो ये देखो ये निकाल दिया, थीटा 0 ले ही रखा है, ये सब कुछ लिख ही दिया, dw fds cos 0 fds। अब क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे भले ये इनिशियली यहां से कुछ भी फोर्स रहा हो, आप एफ डैश बोल दो कुछ भी,
लेकिन इंस्टेंटेनियस टाइम पे स्मॉल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स को क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो FDS, तो इंस्टेंटेनियस के दौरान जो भी एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और वो कितना होगा इंस्टेंटेनियस की टर्म्स में, dv/dt, mdv/dt। तो हमें dw क्या मिल गया, mdv/dt, ds mdv ds/dt। ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बस यही तो चेंज करना है, पहले u0 था, अब u0 नहीं है, खत्म। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B व्हेन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U to V विल बी गिवन बाय dw इंटीग्रेशन। अब u0 नहीं रहेगा, mv dv, m बाहर आ गया, v dv v²/2 u, अब यहाँ पे u रहेगा, बस यहाँ पे क्या जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाफ m v² - u², बस ये लास्ट में एक्सप्रेशन चेंज हो गया। इसको हाफ को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ m u²। अब क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी प्रूव कर चुके हैं कि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी नजर आ रही है, फाइनल। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी नजर आ रही है, इनिशियल। तो लिख दिया काइनेटिक एनर्जी W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल्टा के। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, डन। बोलो, है ना, इजी है ना, कितनों को समझ में आ गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सब जानने के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। टॉपिक बोल दो या कुछ भी, एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन। क्योंकि अब हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, अब पता है, हम डिराइव कर चुके हैं कि हाफ mv² होता है किसी भी टाइम इंस्टेंट पर अगर v वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का सिंबल P, फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम, बहुत कुछ जानते हैं। यहां क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू mv होता है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या कर दिया, मेरे माइंड में कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो मैंने लिख दिया भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², ये 1 ये 2। ठीक है साहब, मैंने क्या कर दिया यहां पर, इसको देखा, देखते ही ये ख्याल आया कि यहाँ पे mv, यहाँ mv²। मुझे रिलेशन बस काइनेटिक एनर्जी और इसमें चाहिए, बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाकी वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अगर मैं mv को p लिख दूं तो फिर दूसरा और कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो एक थॉट तो आती mv इंटू v लिख दूं तो उससे p इंटू v, लेकिन v फिर आ गया पिक्चर में, हम v नहीं चाहते। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जबरदस्ती, है ना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी ना, मास फिर भी कांस्टेंट है हर जगह पे। एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, फिर v वेलोसिटी हो गई, फिर v डैश हो गई, तो मास कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं हम, तो v चेंज हो सकता है, इसलिए हम v नहीं चाहते पिक्चर में। तो हमने क्या किया, एक मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे हुआ क्या, तो देखो, उससे हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या, इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये m इंटू m, ये क्या हो गया m², और इस m को इस 2 के साथ नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया 2, और इस m को यहां लिख दिया, है ना, वापस बन रहा है हाफ mv²। ठीक, अब इस mv² v² को mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2m, और mv तो लेकिन क्या होता है p, तो बन गया साहब p² अपॉन 2m। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो रिलेशन आ चुका है साहब, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। और अगर p की टर्म्स में बात करनी हो तो p की वैल्यू निकाल लो, p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p की वैल्यू क्या आ गई, √2m k, 2m k। ठीक है, तो जब आप केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते हैं एटम, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन वगैरह के लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन निकल करके आता है, √2m k, ये रिलेशन ऐसे आता है साहब। कितनों को ये रिलेशन भी अच्छे से समझ में आ गया।